अब देखिए आपने एक कॉइल ले ली, गैल्वेनोमीटर लगा दिया, कल भी बात करी थी मैंने इसकी, और यहां पर आपने एक क्या ले ली, बार मैग्नेट ले ली। ये जो कॉइल दिख रही है ये असल में ऐसी, ये कॉइल ऐसी, ठीक है ना। इस कॉइल के पास लेके जाओगे या दूर लेकर जाओगे, इसको लिख लो, रीड फैराडेज एक्सपेरिमेंट फ्रॉम बुक। कुछ नहीं करना, ये जो मैं बोल रहा हूं ये इंग्लिश में लिखना, कुछ नहीं करना इसमें। देखिए फिलहाल इस कॉइल के साथ कोई भी मैग्नेटिक फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं है, लेकिन जब आप इसको इसके पास लेकर जाओगे, मैग्नेट को इसके पास लेकर जाओगे, यहां लाओगे, तो जो मैग्नेट की फ्लक्स है वो किसके साथ एसोसिएट हो जाएगी, कॉइल के साथ आ जाएगी। पहले जब आप दूर थे तो इसके साथ कोई फ्लक्स एसोसिएटेड नहीं थी, जब आप पास ले आए तो इसके साथ क्या चीज और आ गई, फ्लक्स एसोसिएट हो गई। अगर इसके साथ फ्लक्स एसोसिएट हो गई तो यहां पर आप देखोगे गैल्वेनोमीटर की नीडल हिलने लगेगी। मान लो वो इस तरफ चली गई, जैसे ही आप इसको पास लाए ये गैल्वेनोमीटर की नीडल हिली। गैल्वेनोमीटर काम को क्या करता है, इट डिटेक्ट्स करंट, स्मॉल करंट, तो ये स्मॉल करंट को इसने डिटेक्ट किया, है ना। पहले मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल नहीं थी कॉइल के साथ, अब मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के साथ बढ़ गई तो क्या आया, करंट आया। अब आप इसको उठा के दूर ले गए तो जो फ्लक्स इसके साथ अभी एसोसिएटेड थी, अब वो फ्लक्स घट गई तो गैल्वेनोमीटर में दोबारा से नीडल किधर को हिली, इधर को हिली। इसका मतलब अच्छा, एक दो लॉ तो ये हो गए। तीसरा फैराडे का लॉ ये है कि उसने क्या किया, इस मैग्नेट को उठा के इसके पास रख दिया। अगर रखोगे तो फ्लक्स कैसी रहेगी, कांस्टेंट, और जब फ्लक्स कांस्टेंट होगी उस समय मैग्नेट की नीडल नहीं हिलेगी। इसका मतलब क्या है, कोई करंट नहीं है। अब इससे ये पता लगा फ्लक्स बढ़ेगी तो करंट आएगा, फ्लक्स घटेगी तो भी करंट आएगा, लेकिन अगर फ्लक्स कांस्टेंट रहेगी तो कोई करंट नहीं आएगा। ये फैराडे के लॉ। एक लॉ और बता देता हूं, आप इसको तेजी से इसके पास लेकर आइए तो ये नीडल उतनी ज्यादा मुड़ेगी, यानी ज्यादा करंट, यानी जितना तेजी से फ्लक्स को बदलोगे उतना ज्यादा ईएमएफ या करंट पैदा होगा, जितना धीरे से करोगे उतना धीरे से होगा। तो आप तेजी से इसके पास लाइए, तेजी से दूर ले जाइए तो नीडल यूं हिलेगी, तेज धीरे से लाएंगे, थोड़ी सी जाएगी, थोड़ी सी आएगी, थोड़ी सी जाएगी, थोड़ी सी, यानी जितना तेजी से फ्लक्स इंक्रीज होगा या जितना तेजी से फ्लक्स डिक्रीज होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ इंड्यूस होगा, वोल्टेज जनरेट होगी इसमें। ठीक है, लिखो EMI, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। हाँ इसी में लिखो, इसको कोई लिखोगे थोड़ी बुक से, अब तुम बैठो, मैं पढ़ के बताऊं मैंने नोट्स में क्या लिखा है। In the circuit shown, we are bringing the magnet towards the coil. Galvanometer gives a deflection. Deflection means current flow, and which shows setting up of EMF. फिर कहता है when we take the magnet away, galvanometer again gives a deflection but in opposite direction. That is EMF is set up in opposite direction. When we bring the magnet towards it or away from it, there is a change in the flux associated with the coil. In first case it increases, second case it decreases. This gives the definition of phenomena of EMF. यही है ना सारा का सारा, मैं भेज दूंगा, अगर लिखने की इच्छा है तो लिख लो, खाली बैठो तो लिख लो। फ्लक्स घट रहा है ना, यही तो लॉज है कि फ्लक्स बढ़ना चाहिए या फ्लक्स घटना चाहिए, दोनों से ईएमएफ जनरेट हो रहा है। इसका मैथमेटिकल पार्ट तो लेने वाले हैं, लिखने वाले हैं। लिखो आगे EMI के बारे में। Whenever flux linked with a coil, whenever flux linked with a coil changes, an EMF is set up. Whenever flux linked with a coil changes, an EMF is set up. This EMF is called induced EMF.
बोल्ड लेटर्स में लिख लेना, कैपिटल लेटर्स में लिख लेना, दिस इज स्टेटमेंट ऑफ फैराडेज फर्स्ट लॉ। फैराडेज फर्स्ट लॉ। ये पहले एक्सपेरिमेंट से इन्होंने लिखवा दिया। अब एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आएगा इसका। मैं आपको भेज ही दूंगा, आप पढ़ लेने का, लिख भी लेना इसको, मैं यही फोटोकॉपी भेज दूंगा आपको। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 आया। एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में क्या किया उसने? तेजी से पास लाया, तेजी से दूर ले गया। इससे क्या पता लगा? इससे क्या पता लगा कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके? रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स। जितना तेजी से फ्लक्स बढ़ेगा या घटेगा उतना ज्यादा क्या पैदा होगा? ईएमएफ। लिखिए जरा, ये एक्सपेरिमेंट नंबर 2 में आ गया आपका। तो ईएमएफ का जो मैग्नीट्यूड है वो प्रोपोर्शनल है डी फाई बाय डी टी के, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स विद टाइम। इसको अगर मैं कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ कांस्टेंट का वैल्यू 1 आएगा, तो ईएमएफ आ गया डी फाई बाय डी। ठीक है, या चेंज इन फ्लक्स को आप ये भी लिख सकते हैं, फाइनल फ्लक्स माइनस इनिशियल फ्लक्स अपॉन टाइम, या डेल्टा डेल्टा फाई बाय डेल्टा। जैसा केस बनेगा वैसा कर लेंगे। तीसरा एक्सपेरिमेंट क्या था? बीच में रख कर छोड़ दिया। कांस्टेंट है, फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ, फ्लक्स कांस्टेंट है तो ईएमएफ जीरो आए, जीरो आए। यहां दिख भी तो रहा है। आप फ्लक्स को कांस्टेंट करिए, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन कितना होता है? जीरो। जीरो। इसका मतलब अगर फ्लक्स कांस्टेंट हो गई तो ईएमएफ या वोल्टेज पैदा नहीं होगी। अब पैदा नहीं होगी, ये सब शब्दों की जगह अगर आप इंड्यूस बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा याद हो जाएगा आपको। इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये पहला चैप्टर है जिसमें आप राइट हैंड यूज करेंगे, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। पिछली बार हमने लेफ्ट हैंड यूज किया था, है ना? लेफ्ट हैंड यूज किया था किस लिए? हमने फोर्स निकालने के लिए। ये था मैग्नेटिक फील्ड, ये था करंट, और ये क्या था? फोर्स। यही निकाली थी हमने पिछली बार। अब की बार हम राइट हैंड रूल लगाएंगे और ये करंट नहीं बोलेंगे, इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। इसे इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे, बाकी सब वही है। ये मोशन आ गया या फोर्स आ गई, और ये आ गया आपका मैग्नेटिक फील्ड, वही जो पहले के था सेम। तो ये आ गया इंड्यूस्ड करंट, क्योंकि अब करंट पैदा होगा, इसके अंदर बनेगा करंट। आगे लिखिएगा, एक छोटा सा नोट और लिखिए। ये मैं भेज दूंगा, इसको बना लेना। अब टाइम मत खराब करो, अभी मैं इसको ऐसे बना दूंगा। देखिए, अगर हम यहां पर इस की को ऑन कर देते हैं, इस की को ऑन करते हैं तो इस कॉइल में करंट आएगा। ये कॉइल कैसे रखी हुई है? ऐसे है ठीक, ये वाली कॉइल ये वाली कॉइल ये। इस कॉइल में कोई बैटरी नहीं, केवल गैल्वेनोमीटर है। इस कॉइल में बैटरी है ना? जैसे मैं स्विच को ऑन करूंगा इसमें करंट शुरू होएगा। अब करंट एकदम नहीं बढ़ता, मैक्सिमम होता है, करंट को बढ़ने में टाइम लगता है। ठीक है, तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा इस कॉइल के अंदर। करंट बढ़ेगा तो इस कॉइल के चारों तरफ क्या पैदा होगी? मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड होगी तो आसपास क्या आएगी? फ्लक्स। अब वो फ्लक्स धीरे धीरे किसके साथ एसोसिएट हो जाएगी? इसके साथ हो जाएगी ना। आपने इस कॉइल के अंदर करंट फ्लो करवाया तो इसके चारों तरफ क्या बन गई? मैग्नेटिक फील्ड। अब फ्लक्स बनी तो वो फ्लक्स इस कॉइल के साथ भी जुड़ जाएगी, क्योंकि यहाँ से निकलेगी, यहाँ जाएगी, कहीं ना कहीं नॉर्थ पोल बनेगा, साउथ पोल बनेगा ना, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। मान लो ये क्लॉकवाइज बन गया, ये वाला पोल कौन सा बन गया? साउथ। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज बना तो कौन सा पोल बना? नॉर्थ। ये तुम्हें पता है। तो ये वाले पोल में इसमें से मान लो फील्ड लाइंस बाहर निकली, तो
तो ये बराबर में कॉइल ये भी रखी है, तो वो फ्लक्स किसके साथ जुड़ जाएगी, दूसरी वाली कॉइल के साथ, है ना। लेकिन ऐसा कब तक होगा, जब तक इसमें करंट मैक्सिमम नहीं हो जाता। करंट मैक्सिमम हो गया तो इसके साथ 100 फील्ड लाइंस एसोसिएट हो गई, वो 100 के साथ किसके साथ जुड़ गई, इसके साथ। क्या वो फील्ड लाइंस बढ़ रही हैं, घट रही हैं? नहीं। इसमें करंट आएगा नहीं। लेकिन जब आपने स्विच ऑन किया था तो ये सुई हिली थी। क्यों हिली थी, जैसे स्विच ऑन किया इसमें करंट आया, इसमें मैग्नेटिक फील्ड आई, इससे मैग्नेटिक फ्लक्स आई, वो फ्लक्स किसके साथ जा जुड़ी, इसके साथ भी आई। अगर फ्लक्स बढ़ती है तो क्या होता है, करंट आता है, ईएमएफ आता है, तो इसमें करंट आया, है ना। लेकिन थोड़ी देर बाद करंट इसमें कैसा हो गया, कांस्टेंट। कांस्टेंट करंट का मतलब कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मतलब फ्लक्स कांस्टेंट, और कांस्टेंट फ्लक्स का मतलब यहाँ भी कांस्टेंट फ्लक्स। फ्लक्स कांस्टेंट हो गई तो करंट नहीं आएगा, ईएमएफ नहीं आएगा। समझ रहे हो बात को, समझ रहे हो। तो इसमें अगर मुझे इसमें लगातार करंट फ्लो करवाते रहना, क्या करूँ, ये जो स्विच है ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऐसे करते हो। ऑन करोगे फ्लक्स बढ़ेगी, ऑफ करोगे फ्लक्स घटेगी, ऑफ करोगे फ्लक्स बढ़ेगी, ऑन करोगे फ्लक्स बढ़ेगी, ऑफ करोगे फ्लक्स घटेगी। हमें तो ये चाहिए, फ्लक्स बढ़ती घटती रहनी चाहिए। तो इस कॉइल के अंदर क्या आता रहेगा, ठीक है, इसे म्यूचुअल इंडक्शन कहते हैं। एक कॉइल में करंट बढ़ेगा घटेगा तो दूसरी कॉइल में ईएमएफ जनरेट होगा, क्या कहते हैं, म्यूचुअल इंडक्शन। ये मैं भेज दूंगा, नोट्स भेज दूंगा, इसके लिए लिखने में इतना टाइम लगता है। इसमें यही लिखा है व्हेन वी इंसर्ट द की गैल्वेनोमीटर गिव्स अ डिफ्लेक्शन। जो चीजें बोल रहा हूँ वो तुम्हें वहाँ लिखी हुई मिलेगी। 2-3 पेज छोड़ देना, उसके बाद करते हैं। वैसे भी बीच बीच में ना तुम हमेशा एक काम किया करो, जैसे आर्टिकल खत्म हुए, 2 आर्टिकल खत्म हुए, 3 आर्टिकल खत्म, 1 पेज छोड़ दो। जब न्यूमेरिकल्स करने बैठेंगे 2 पेज छोड़ दोगे तो वहाँ 2 पेज वहीं पे कर लेना न्यूमेरिकल साथ साथ, तो तुम्हारे नोट्स भी वहीं रहेंगे, न्यूमेरिकल भी वहीं रहेंगे। कोशिश क्या करो थोड़ी सी करने की, अगर हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं, कोई बार याद नहीं रहता। अब आया लेंस लॉ। अब आप कह रहे हो क्या हो गया, अब आप कह रहे हो करंट बना, करंट आया, किस तरफ आया, डायरेक्शन क्या थी करंट की, वो लेंस लॉ बताया। और इससे रिलेटेड ढेर सारे न्यूमेरिकल्स आएंगे जिसमें आपको करंट की डायरेक्शन बतानी पड़ेगी, कहां से कहां चला गया, कैसे चला गया, क्यों चला गया। लेंस लॉ लिखो जरा। It gives the direction of induced EMF. It gives the direction of induced EMF. It gives the direction of induced EMF. आगे लिखो, according to this law, direction of induced EMF is such so as to oppose the cause or the change, so as to oppose the cause or the change which has produced it, which has produced it. देखिए समझ लीजिए क्या है, बहुत सिंपल है। ये मेरी कॉइल आ गई जो गैल्वेनोमीटर से जुड़ी हुई है, ये इसका जो पेन का कैप है नॉर्थ पोल है मान लो। अब मैं इस नॉर्थ पोल को यहाँ लेकर आया हूँ, तो इस फेस पर क्या बनेगा, देखिए सुनो तो सही, सुनो तो। जब इसको इसके पास ला रहे हो तो इसके अंदर कुछ चेंज हो रहा है, इसके अंदर चेंज आ रहा है, इनर्शिया समझते हो। हर चीज, अब तुम्हें पढ़ना नहीं चाहते हो, ये पढ़ाई का इनर्शिया। इनर्शिया तो हर तरह का होता है ना, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, इनर्शिया ऑफ मोशन। कोई बॉडी चलना नहीं चाह रही,
धक्का मार के चलाओगे, एक्सटर्नल फोर्स लगाओगे, रुकी हुई है, नहीं चलना चाह रही, इसमें भी तो इलेक्ट्रॉन रुके ही हुए हैं, है ना। अब इलेक्ट्रॉन रुके हुए हैं, आप इस मैग्नेट को इसके पास ला रहे हो, और उन आदित्यों को जोर पड़ रहा है, बोले यार चलना पड़ेगा, वो चलना पड़ रहा है उनको, तो वो क्या करेंगे, कोशिश करेंगे, वो क्या कोशिश करेंगे, वो रेजिस्ट करेंगे, वो कोशिश करेंगे मैग्नेट पास ही ना आए। बहुत अच्छी बात है। फिर अगर ये इसके पास जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, जा रहा है, और ये नॉर्थ पोल है, तो ये भी नॉर्थ पोल बनाने की कोशिश करेगा, ये कहेगा मैं तो नॉर्थ पोल बनाऊंगा। अब नॉर्थ पोल के पास मैग्नेट नॉर्थ पोल को रिपेल करेगी, तो लेंज रूल कहता है, देखो पढ़ के देखो क्या लिखा, जो उसका कारण है, कॉज है, उसको अपोज करेगा। तो नॉर्थ पोल को पास लाओगे तो ये नॉर्थ पोल बना लेगा। नॉर्थ पोल कैसे बनता है, इसमें कौन सी वाइज डायरेक्शन आएगी करंट की, एंटी क्लॉकवाइज, तो इसके अंदर करंट एंटी क्लॉकवाइज घूमने लगेगा। हमने क्या दिया, लेंज लॉ से क्या पता लगता है, इट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, कि करंट किस दिशा में दौड़ेगा, क्लॉकवाइज जाएगा कि एंटी क्लॉकवाइज जाएगा। आप नॉर्थ पोल पास लाओगे तो ये नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ पोल कब बनता है, जब एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट होती है, तो ये वाला पोल कैसा बन गया, नॉर्थ पोल। अब इसके पास फिर भी आप एनर्जी खर्च करके ले आए, इसके साथ फ्लक्स बढ़ गई, क्या पैदा हो गया, इंड्यूस्ड ईएमएफ। अब आप दूर ले जाने लगे, अब ये कह रहा है पास लाया है, अब दूर ले जा रहा है, अब ये दूर जाने को रोकेगा, तो ये पोल कैसा बन जाएगा, साउथ, कह रहा वापस आ जा। तो ये कोशिश करेगा इस मोशन को अपोज करने की, इस मोशन को अपोज करने की। पास लाओगे तो पास आने को रोकेगा, और दूर ले जाओगे तो दूर होने को रोकेगा। अब ये नॉर्थ पोल है तो सामने वाला पोल नॉर्थ, और दूर जाओगे तो सामने वाला पोल साउथ, तो ये खींचेगा, ये इसके मोशन को, ये जो मोशन इसके पास जाने का हो रहा है और दूर जाने का हो रहा है, इसको अपोज करेगा, ये लेंज लॉ। ठीक है जी। ऐसे आप साउथ पोल ले, साउथ पोल लाओगे तो सामने कौन सा पोल बनेगा, साउथ, दूर ले जाओगे तो ये लेंज लॉ, जो कारण है उसी को रोकने की कोशिश होगी। ठीक है ना, पेज छोड़ के जाइएगा, सब भेज दूंगा मैं आधा। मैंने इतना लिखा हुआ है, तुम चाहो तो पढ़ लेना, रोज तो पढ़ते नहीं, रोज तो पढ़ते नहीं, मैं बहुत खुला खुला लिखता हूँ, तुम लोग अपने हिसाब से लिख लेना। अभी तक मैंने आपको बोला 2 पेज छोड़, 2 में बड़े आराम से तुम्हारा आ जाएगा। नेक्स्ट आता है एक्स, क्या चीज, क्या चीज, नहीं, अब तक के टोटल एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ, एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ लेंज लॉ। बनाइए, ये जो हमने अभी बोला कि अपोज करता है, मोशन को अपोज करता है, कारण, कॉज को अपोज करता है, उसको यहाँ एक्सपेरिमेंटली एक बार हम वेरीफाई करना चाह रहे हैं, क्या ये सही बोला गया है। बोलूं, अरे बोलूं भाई, सुनिए, यहां पर हमने 3 टर्मिनल्स बना लिए, 1 2 3। कभी तो हम 1 और 2 को जोड़ लेंगे, कभी 2 और 3 को जोड़ लेंगे, जैसा रिक्वायरमेंट हो। फिलहाल 2 ही काम करेंगे, 2 ही बार करना है आप।
आपने क्या किया, 2 और 3 को ज्वाइन कर लिया, ज्वाइन कर लिया। जब आप 2 और 3 को ज्वाइन करोगे तो ये सर्किट कंप्लीट हो गया। सर्किट कंप्लीट हो गया तो करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा, इसमें करंट फ्लो करना शुरू करेगा। ऊपर की तरफ से अगर मैं देखता हूं तो ऊपर कौन सा वाइज करंट आ रहा है देखना है, समझ पा रहे हो? एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है। फिर सोच लो आ गया कि नहीं, कॉइल ऐसे ही तो है, करंट यूं आया यूं घूमना शुरू हो गया, नीचे तक ऐसे घूमता जा रहा है। तो ये कौन सा हाथ चल रहा है मेरा, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसमें ऊपर कौन सा करंट आ गया, एंटी, ऊपर पोल कौन सा बन गया, नॉर्थ। अभी छोड़ो तो एंटी क्लॉकवाइज करंट आया, ये हिलेगा। मान लो इसकी डिफ्लेक्शन हो गई राइट की तरफ, मान लो इसकी डिफ्लेक्शन हो गई राइट की तरफ। अपर एंड कैसा बन गया, अपर एंड कैसा बन गया, अभी इसको छोड़ दो, अभी ये कुछ नहीं है। अपर एंड कैसा बन गया, क्यों बन गया समझ में आ गया? करंट फ्लो करा सिंपल, यहां से करंट आया यूं आया, ऊपर एंटी क्लॉकवाइज घूम के ऐसे आ गया। तो हमने कहा जब भी ऊपर वाला पोल नॉर्थ बनेगा ये नीडल किधर को मुड़ जाएगी, दिख भी रहा है। तो हमने एक कन्वेंशन बना लिया इसको कि भाई जब भी ऊपर वाला पोल नॉर्थ बनेगा ये इधर को मुड़ जाएगा। हमने उल्टा करके देख भी लिया, इसके टर्मिनल में ऊपर माइनस कर दिया, नीचे प्लस कर दिया, तो करंट यूं गया होगा, करंट यूं गया, करंट की डायरेक्शन यूं आ गई। इसमें कोई बोल नहीं। अभी हमने सिंपल एक बात सोची, क्या कि जब आप पहली बार 2 और 3 को कनेक्ट करोगे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, ऊपर की तरफ एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा, ऊपर का पोल नॉर्थ बनेगा, नीचे का पोल साउथ बनेगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। अब हमने 2 और 3 को हटा दिया और 1 और 2 को जोड़ दिया। अब आप देखें बैटरी हट गई सर्किट से, सर्किट से बैटरी हट चुकी है। अब इसका कोई रोल नहीं रह गया, अब केवल ये सर्किट रह गया। और हमने क्या किया, एक मैग्नेट ली और उस मैग्नेट के नॉर्थ पोल को इसके पास लाए, इसके नॉर्थ पोल को इसके पास लाए। तो हमने क्या देखा कि गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन किधर को आ गई, राइट को आ गई। राइट को कब आती थी, जब ऊपर नॉर्थ पोल बनता था। तो बैटरी से हमने पहले कनेक्ट करके देखा तो ये नॉर्थ पोल बना था, तो दिख ही रहा था नॉर्थ पोल बन गया। अब हमने बैटरी हटा दी और मैग्नेट को गिरा के देखा, और ये जो गैल्वेनोमीटर की नीडल है ये हमें बता रही है कौन सा पोल बन रहा है। अभी हमने क्या बोला था जब करंट चल रहा था कि राइट को मुड़ेगी तो कौन सा पोल बनेगा, राइट को चलेगी तो नॉर्थ पोल बनेगा, ऊपर वाला। अब हमने क्या किया, बैटरी हटा दी, नॉर्थ पोल को इसके नजदीक लाए, तो हमने देखा ये नीडल फिर राइट को झुक गई। राइट को झुकने का मतलब क्या है, ये कंफर्म हो गया कि कौन सा पोल बना। अब लेंस रूल यही तो कह रहा था, अभी नॉर्थ को पास लाओगे तो ये नॉर्थ बन जाएगा, दूर लेकर जाओगे तो ये साउथ बन जाएगा। यानी ये इस मैग्नेट के पास आने को और दूर जाने को अपोज कर रहा है, कह रहा नहीं आप ऐसे नहीं करने दूंगा मैं तो। इसी हिसाब से करंट की डायरेक्शन है। क्लियर हो गया, लिखने की जरूरत नहीं, मैं भेज आगे चलो, आधा पेज और छोड़ो, आधा नहीं एक छोड़ो। अगला हेडिंग डालो, उसके लिए भी आधा पेज छोड़ो। क्या करोगे लिख के, अभी लिखवाऊं क्या जो कहानी सुना रहा हूं वही लिखवानी है उसमें मुझे, कि व्हेन वी ब्रिंग द मैग्नेट क्लोज टू द कॉइल। ये बच्चों वाले काम करोगे क्या, इन्हें कोई नहीं पूछता। तो मैं एप्लीकेशन पार्ट पे ध्यान रखो, जो चीज़ आती ही नहीं है उसका क्या करो। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन आएगा तो मैं आपको कह रहा हूँ डायग्राम बना लेना, पहले बैटरी कनेक्ट कर लेना, फिर बैटरी हटा देना, मैग्नेट को पास लेना। यही सेंटेंसेस में अंग्रेजी में लिखा हुआ है, कितना टाइम बच जाता है। न्यूमेरिकल पे ध्यान देंगे। लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लेंज लॉ एंड, थोड़ा पेज छोड़ते जाना बेटा पिछले वाले के लिए। लेंज लॉ एंड लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ये कह रहा है बढ़िया चीज नहीं हो गई है, फ्री का करंट बन गया, ना कुछ खर्चा हुआ ना कुछ, और लॉ हमारा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी खराब हो गया एक तरह से देखा जाए तो। ये मैग्नेट इधर पास आती है दूर जाती है, पास आती है दूर जाती है, करंट बन गया। ये बढ़िया काम नहीं हो गया। घर में ऐसे ही काम कर लो अपने, सारे फ्रिज एसी में कुछ जुगाड़ बना लो ऐसा कि मैग्नेट पास आए दूर जाए, पास आए दूर जाए, एसी बन गया आपका, मौज लो आराम से। करंट फ्री का नहीं बन गया,
तो ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी गड़बड़ नहीं हो गया? इसके अंदर इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा हो गई। और आप तो ये पढ़ते आए हो आज तक कि एनर्जी कभी ना पैदा होगी ना मरेगी, यही पढ़ा है ना? एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, तीसरी क्लास से, कि भैया एनर्जी कभी पैदा नहीं होती। ये तो तुमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा कर दी, लॉ फिर तो डिफाई हो गया। तो फिर क्या गड़बड़ है इसमें? लॉ गलत नहीं हो गया? किससे कन्वर्ट हुई है? मैग्नेट, मैग्नेट के आस क्यों हुई? मैग्नेट के आसपास तो पहले भी फ्लक्स थी, अब भी फ्लक्स है। क्या हमने बिजली पैदा नहीं कर ली? क्या हमने इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्रिएट नहीं कर ली? कर ली ना? इसका मतलब ये लॉ जो है वो गलत है। बिल्कुल ठीक बात है, लिखो। लॉ कैसे गलत होगा? आज तक तो गलत हुआ नहीं, अभी भी नहीं गलत होगा। आप इस कॉइल को, इस मैग्नेट को पास ला रहे हो, दूर ले जा रहे हो। कैसे ले जा रहे हो? अपनी एनर्जी खराब नहीं कर रहे हो, वर्क नहीं कर रहे हो। और आपने कुछ जुगाड़ कर भी दिया कि इसके पीछे कुछ मोटर छोटा लगा दी तो मोटर बिजली नहीं खा रही है, तो मैग्नेट को पास लाने के लिए तो एनर्जी खर्च करोगे, मैकेनिकल एनर्जी खर्च नहीं होगी। मैग्नेट पास आएगी, मैग्नेट अपने हाथ से ही करोगे, चाहे पास लाए फिर दूर ले गए, फिर पास लाए फिर दूर ले गए, ये भी तो हाथ से ही कर रहे हो। ये क्या कर रहे हो? मैकेनिकल एनर्जी खर्च कर रहे हो। तो मैकेनिकल एनर्जी खर्च हो गई, कौन सी एनर्जी मिल रही है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिल रही है। फिर कहाँ पर आपके पास लॉ वायलेट हुआ? लॉ कहीं वायलेट नहीं हुआ, लॉ वैसा का वैसा ही है। अभी भी आपकी मैकेनिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। जिंदे हो जाओ जिंदे, क्लास में सो मत ना। सुबह सुबह भी नींद आती है, रात को भी नींद आती है। फ्लेमिंग राइट हैंड रूल को मैंने बता ही दिया। ये आएगा मोशन, ये आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये आएगा इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट, ठीक है जी। लिखो, discussion of phi equals to BA. Discussion of phi equals to BA. आधा भी छोड़ दो। अब सारी बात ये है कि आपको फ्लक्स बदलना है। फ्लक्स का फॉर्मूला है BA cos थीटा। आपके पास बदलने के लिए तीन चीजें बचती हैं, या तो फाई फ्लक्स बदलने के लिए क्या क्या करोगे? या तो B बदल लो, एरिया बदल लो, या थीटा बदल लो, एंगल बदल लो। अभी हम जब जनरेटर पढ़ेंगे, एसी जनरेटर, तो आप देखोगे थीटा बदला जाएगा। फिलहाल B बदल सकते हो या एरिया बदल सकते हो, B बदल सकते हो या एरिया बदल सकते हो। अगर आप कहते हो फाई इक्वल्स टू BA, तो आप दो तरीके से लिख सकते हो। अगर d फाई बाई dt लिखते हो, B कांस्टेंट है, तो एक तो तरीका ये हुआ आपका, d फाई बाई dt क्या होता है? E, तो ये किसके इक्वल है? A बाई dt। या दूसरे केस में क्या कर सकते हो? इस बार क्या बदला आपने? आपके एरिया कांस्टेंट कर दो, क्या बदल दो? अभी जो आप देख रहे थे वो मैं कर क्या रहा था? यही तो बदल रहा था। मैग्नेट को पास लाए, फील्ड लाइंस बढ़ गई, मैग्नेट को दूर ले गए, फील्ड लाइंस घट गई, पास ले आए, दूर ले गए। क्या चीज बदल रही थी टाइम के साथ? मैग्नेटिक फील्ड, फ्लक्स, है ना? तो ये क्या आ गया? E इक्वल्स टू A। ये दो तरीके अभी फिलहाल हमने यहाँ लिख लिए, नोट कर लेना। डिस्कशन ऑफ फाई इक्वल्स टू BA। एक छोटा सा क्वेश्चन लिखिएगा, एक नहीं दो तीन करने हैं। ए रेक्टेंगुलर लूप ऑफ एरिया, क्या रह गया? अच्छा लिख लो लिख लो लिख लो। ऊपर वाले में हमने मैग्नेटिक फील्ड को कांस्टेंट किया, एरिया को बदला। अगले वाले में हमने एरिया को छोड़ दिया, मैग्नेटिक फील्ड को बदला। ये तो हम अभी कर ही रहे थे। एरिया चेंज होगा, अभी हम पढ़ने वाले हैं इसके, ठीक, मोशनल EMF आएगा।
और तीसरा जो बचेगा थीटा चेंज वो एसी जनरेटर में पढ़ेंगे। लिखें प्लीज आगे। The rectangular loop of area 20/30 सेंटीमीटर में is placed in B. B मतलब magnetic field is placed in B equals to 0.3 टेस्ला। लूप का एरिया है 20/30 सेंटीमीटर में, 20 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर। is placed in magnetic field of 0.3 टेस्ला with its plane number 1 with its plane number 1 normal to the field number 2 inclined 30 degree to the field और number 3 parallel to the field find the flux linked with the coil in each case find the flux flux find the flux linked with the coil in each case। देखो जरा कैसे करो। बताओ आसान सा क्वेश्चन है बहुत। इधर से जा रही है फील्ड लाइंस, ऐसे जा रही है। हमारा जो कॉइल है वो ऐसे रखा है या ऐसे रखा है, हमें क्या फर्क पड़ता है उससे, है ना। अब इसके ऊपर अगर आप एरिया वेक्टर खड़ा करेंगे, एरिया वेक्टर इधर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही आ रही है। बी में और ए में एंगल कितना, 0, तो फ्लक्स का फॉर्मूला BA cos 0 हो गया। अगली बार ये कहना है इसको हमने 30 डिग्री पे इंक्लाइन कर दिया, अब एंगल बताओ। ये कितना गया, 30 डिग्री। बताना एंगल कितना आएगा, बोलो। 60 आएगा, समझाओ। आपने इसके प्लेन को 30 डिग्री ऐसे मोड़ दिया, अब B में और A में कितना एंगल है तो यूज कर लो, उससे फ्लक्स निकल आएगा। उसके बाद क्या किया है, पैरेलल टू द फील्ड, यानी ऐसे ही कर दिया। ये कैसा है, प्लेन ऑफ कॉइल इज परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या है, प्लेन ऑफ कॉइल इज पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तो एरिया वेक्टर कहाँ गया, और मैग्नेटिक फील्ड राइट साइड को, इस साइड को गई लेफ्ट साइड को, कितना एंगल आया, 90 डिग्री। आपकी फ्लक्स निकल गई। तीनों केस निकालो फटाफट। दूसरा वाला केस नहीं बताया आपने मुझे, दूसरे वाले केस में एंगल कितना बना, दूसरे वाले केस में एंगल कितना बना, दूसरे वाला केस नहीं बताया। सोचो जरा बैठ के, ऐसे मत करो। मैं रिकॉर्डिंग को रोक लेता हूँ 1 मिनट के लिए। जरा बताओ, एंगल 60 आएगा, 30 नहीं आएगा। देखा, बच्चे ज्यादा अच्छे समझाते हैं। आपने सरफेस को इंक्लाइन कर दिया कितने डिग्री पर, 30 डिग्री पर। अगर आप इसके ऊपर एरिया वेक्टर डालोगे तो ये एंगल तो कितना बनेगा, 90। तो बी में और एरिया वेक्टर में कितना एंगल बना, 60। तो इसलिए 60 डिग्री है। ठीक, इस डायग्राम को बना लो, समझ में आएगा। आपका जो सरफेस है वो ऐसा नहीं है, इंक्लाइंड है 30 डिग्री टू द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, 30 डिग्री मोड़ दिया। फिर इसमें हमने क्या डाल दिया, एरिया वेक्टर डाल दिया, ये एरिया वेक्टर आ गया। अब ये पूरा एंगल कितना है, 90। ठीक, तो ये 30, तो ये कितना बचा, तो एंगल यूज करिएगा 60, BA cos 60। थर्ड वाले में तो 90 हो गया, उसमें थर्ड वाला तो यूं हो गया पैरेलल। तो एरिया वेक्टर ये रहा और बी तेरी ये कितना एंगल आ गया, 90। अरे तो वैसे भी याद करना, मैं तुझे कल भी समझाया था। इधर से बहुत सारे वो रामायण वाले तीर आ रहे हैं, इनको सबसे ज्यादा तू कब रोक पाएगा, जब तू परपेंडिकुलर ऐसे करेगा। और सबसे कम कब रुकेंगे, पैरेलल होगा। तो परपेंडिकुलर में फ्लक्स सबसे ज्यादा एसोसिएट होगी और पैरेलल में 0। लिखो
इसमें केवल एक 60 वाला केस था जो करवाना था। आगे लिखो प्लीज। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल, लिखें तो आ गया cos 90 0 क्या हो गया? तुम यहाँ पे आ जा आगे, यहाँ आ जा आगे, फर्स्ट सीट पे आ जा, जल्दी आ। ना 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 पीछे नहीं, पीछे नहीं, आगे आ जा, जल्दी है जल्दी, वहां मत बैठा कर। द मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू अ कॉइल perpendicular to the plane, the magnetic flux through a coil perpendicular to the plane is varying according to this relation. फ्लक्स की यूनिट वेबर। Calculate the induced current through the coil. Calculate the induced current through the coil at t equals to 2 से लिखता क्यों नहीं? अबे तो जो लिखा, जो आगे बोल रहा हूँ उसे लिखता जा, छोड़ दो पीछे वाले, वहीं बैठ गया। Calculate the induced current through the coil at t equals to 2 seconds और रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल दे रखा है पहले से 5 ओम। हाँ लिखो रेजिस्टेंस ऑफ द कॉइल। अब बता क्या रहेगा तेरा, बोलते मैं बोल दूंगा। अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन, तो रिलेशन लिख ले। उसके बाद कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। कैलकुलेट द इंड्यूस्ड करंट थ्रू द कॉइल एट t इक्वल्स टू 2 सेकंड। कनिष्का जी क्या करने की सोच रहे हैं इसमें? क्या करने की सोच रहे हैं? तुम दोनों का आजकल पता नहीं लग रहा तुम लोग पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो, कुछ नहीं पता लग रहा। मैं टेस्ट नहीं ले रहा ना, मैं जानबूझ कर। देखिए करंट कहाँ से आएगा? वोल्टेज से, इंड्यूस्ड ईएमएफ से। तो आपको पता है, आज एक ही तो फॉर्मूला पढ़ा है आज आपने, E इक्वल्स टू d∅dt, यानी इसको डिफरेंशिएट करिए, उससे क्या निकलेगा? वोल्टेज। रेजिस्टेंस दे रखा है, वोल्टेज निकाल लोगे, करंट बताने में क्या है, कितना आ रहा है? ठीक है 15.6। तो ईएमएफ कितना हो गया? d∅dt। इसको डिफरेंशिएट करिए, 15t² प्लस 8t प्लस 2, ये ईएमएफ आ गया। और ईएमएफ उसने पूछा है जब टाइम कितना है? 2 सेकंड, तो 15 × 2 का स्क्वायर कितना आ रहा है बता दो? 78 आ रहा है, 78 वोल्ट आ गया। और आपको क्या निकालना है? करंट। वो आ जाएगा V/R 78/5, कितना बोल रहे हो? 15.6 एम्पीयर। छोटे बच्चों से अगला एक कॉइल, क्वेश्चन लिखने में पहले क्वेश्चन लिखिए प्लीज। A coil of mean area 500 centimeter square, area 500 centimeter square, a coil of area 500 centimeter square and having 1000 turns, is held perpendicular to a uniform field of 0.4 Gauss। याद आया? गॉस CGS यूनिट किसकी? मैग्नेटिक फील्ड की। फ्लक्स उसमें टेस्ला में और गॉस में रिलेशन 10⁴ एक टेस्ला में 10⁴ गॉस। ठीक, आगे चलो। द कॉइल इज टर्न्ड थ्रू 180 degree in 1/10 seconds।
कैलकुलेट एवरेज इंड्यूस्ड ईएमएफ। डेट शीट दे दो मेरे को, अब मैं खुद ही आज मैसेज कर दूंगा कि दो या 3 दिन बाद टेस्ट है, मैं कर दूंगा अपने आप, तुम नहीं दोगे तो मैं भेज दूंगा। हाँ जी करो करो, कुछ नहीं वो वापस करा दूंगा, करो। गॉस को टेस्ला में करना है तो 10⁻⁻⁴ से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, टेस्ला में आ जाएगा। 0.4 गॉस गर्दन में दबाओ, नहीं सारे झटके उठके निकाल दूंगा एकदम से, कहीं है बता दे, नहीं गर्दन दबाने में बड़ा एक्सपर्ट हूँ, लिखो आगे। पहले क्वेश्चन को ना ढंग से समझा दो, न्यूमेरिकल पे टूट मत पड़े करो एकदम से, ऐसे कर देंगे तो अभी न्यूमेरिकल निकाल कर सॉल्व करके डाल देंगे, फिर देख लो क्या हो रहा है। ये आपकी कॉइल, इसका एरिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर और ये मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर खड़ी है, यानी फिलहाल एंगल कितना है 90, बी भी इधर कोई है और एरिया भी इधर कोई है, तो एंगल कितना है 0। अब आपने इस कॉइल को रोटेट कर दिया बाय 180 डिग्री, ऐसे थी ऐसे हो गई। अब आपका एरिया वेक्टर कहाँ आ गया, इधर आ गया, बी किधर है इधर है, कितना एंगल हो गया 180। तो पहले जो फ्लक्स थी बी ए कॉस 0, तो पहले फ्लक्स कितनी थी बी ए, अब फ्लक्स कितनी है बी ए कॉस 180 यानी माइनस बी ए। चेंज इन फ्लक्स कितना आया φ2 माइनस φ1, φ2 कितना है और φa कितना है, तो आपके पास चेंज इन फ्लक्स कितना आ गया। अब ये तो तब के लिए था जब कॉइल में एक टर्न होती, इस कॉइल में तो बहुत सारी हैं, तो फ्लक्स का फॉर्मूला BA ना लिख के NBA लिख देना। अब तो गेम ही खत्म हो गया, क्योंकि d∅dt क्या होता है, d∅dt क्या होता है EMF, निकल आएगा आपका, कर दो फटाफट। ये हम धीरे धीरे जनरेटर के करीब जा रहे हैं, जनरेटर में यही होगा क्या, कैसे 0 आ जाएगा, क्या फ्लक्स बदली है, क्या चेंज इन फ्लक्स है, हाँ है। अगर चेंज इन फ्लक्स है तो EMF 0 कैसे आ जाएगा, फ्लक्स बदलेगी तो EMF जरूर आएगा। और एक चीज, जो EMF का फॉर्मूला होता है वो होता है -d∅dt, ध्यान रखिएगा। अभी तक हमने सिर्फ क्या किया था, मॉडुलस वाला कर रहे थे, तो इक्वल्स टू -d∅ dt, यही फॉर्मूला लगाइएगा, आगे सारे करिए प्लीज। Negative sign indicates that induced EMF equals to -d∅, हाँ बोलो बोलो, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ पीछे आ रहा हूँ। अपोजिट्स, ये कहीं पर लिख लेना प्लीज, इक्वल्स टू -d∅dt में माइनस साइन का क्या मतलब है, जी बताएं। नहीं नहीं, dt को किस
थीटा तो बदला, थीटा बदल गया ना, क्या करा कितना आया आंसर? 0.04 वोल्ट आ, 400 वोल्ट। अरे क्या बात कर रहे हो, सब कुछ ही बदलना है। 500 सेंटीमीटर स्क्वायर को भी मीटर स्क्वायर में करना था। 400 वोल्ट तो बहुत बड़ा हो गया। नहीं नहीं करना है भाई, करना है। वो जो एरिया आपने लिखा हुआ है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, उसको आप कन्वर्ट भी तो करेंगे मीटर स्क्वायर में। 0. अब वो तो तुमने सुन के बता दिया, मुझे पता आंसर नहीं है। अच्छा, इक्वल्स टू माइनस DVA, सॉरी, MBA cos थीटा। ठीक है जी, यही होता है। माइनस NBA तो बाहर आ गया, फिर cos थीटा से कराऊं, कैसे करा दूं इसको मैं? हमारे पास तो फाइनाइट फ्लक्स है ना, तो एक काम करते हैं, वही कर लेते हैं बेटा, वही चेंज इन फ्लक्स अपॉन दिस आ गया, तो ये आ गया ब्रैकेट। समझ में नहीं आया क्या करना चाह रहा है। नहीं, पहले मैंने यहाँ पर डिफरेंशिएशन लगाया हुआ था। चेंजेस बिल्कुल फाइनाइट है, 0 से लेकर एंगल तेरा किस तरफ मुड़ा है तुझे मालूम है, तो अब सीधा सीधा निकाल दे। इक्वल्स टू कितना आया आंसर बताओ? 0.02 आ गया। कैसे लिखूं यहाँ पर? ये तो मैं कर चुका ना कैलकुलेट, मगर क्यों ले लूं? EMF कितना होता है? यही तो हुआ, n लगा लिया था उसमें, n नहीं लगाया ना। जब कैलकुलेट कर ही रहे हो तो n भी साथ साथ ले लो, और 2 MBA आ गया। और टाइम दे रखा है क्या? 1 ये कितना था? हाँ 1/10 सेकेंड, ठीक तो दे रखा है। अब तुम्हारे पास आ गया 2, नंबर ऑफ टर्न्स कितने? 1000। B कितना है? 0.4 इंटू 10⁻⁻, और एरिया हो गया 500 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय, ठीक यही आ रहा है, इससे आ जाएगा। ठीक है, 0.04 टेस्ला, सॉरी टेस्ला नहीं, वोल्ट। EMF इंड्यूस करने के तरीके बताओ 3। एरिया चेंज कर दो, फील्ड चेंज कर दो, थीटा चेंज कर दो।
ये जो चीज हमने करी है थीटा चेंज किया। एसी जनरेटर में यही होता है, जो कॉइल है वो लगातार घूमती है, कॉइल लगातार घूमेगी तो थीटा लगातार बदलेगा, थीटा बदलेगा तो क्या बदलेगी, और फ्लक्स बदलेगा तो क्या आएगा, ईएमएफ आएगा। ठीक है जी, ये एसी जनरेटर में यही आएगा। और हमने बी तो बदल ही लिया, मैग्नेट को पास ले गए, मैग्नेट को दूर ले गए, मैग्नेट को पास ले गए, मैग्नेट को दूर ले गए, तो हमने बी बदला, बचा क्या, एरिया। एरिया रह गया, अगर हमने एरिया नहीं करा, उसके लिए हेडिंग डालो मोशनल ईएमएफ। इमोशनल नहीं है, ई हटा देना, बाकी स्पेलिंग वही है, मोशनल ईएमएफ फ्रॉम फैराडेज लॉज। इसमें लिखो और एक हेडिंग डाल लो, सब हेडिंग, फ्लक्स चेंज एंड हेंस प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड हेंस प्रोडक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ बाय चेंजिंग एरिया। तीन चीजें बदलनी थी हमें, मैग्नेटिक फील्ड, कॉइल का ओरिएंटेशन थीटा, और तीसरा एरिया। एरिया अब हम कर रहे हैं। यहां पर हमारे पास एक कॉइल है जो पूरी तरह से मैग्नेटिक फील्ड में है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा आगे सरका देंगे। मान लो हम इसको dx आगे ले गए, ये यहां चला जाएगा। क्या ये फील्ड से बाहर नहीं आ गया, क्या ये फील्ड से बाहर नहीं आ गया, तो जो फ्लक्स इसके साथ एसोसिएटेड थी वो अब कम हो गई या ज्यादा हो गई। पहले इसके अंदर से ये जो एरिया था, ये फील्ड कैसी जा रही है, इनटू द पेज, फील्ड कैसी जा रही है, इनटू द पेज। अब इसमें से मान लो ये सारे तीर जो हैं 1000 तीर निकल रहे थे, अब मैंने इसको धक्का मार के थोड़ा बाहर कर दिया, अब कुछ हिस्से में से तो नहीं निकलेंगे, कुछ कम हो गया, एरिया एसोसिएटेड विद फ्लक्स कैसा हो गया, कम हो गया। जब आपने इसको इधर धक्का मारा तो ये कुछ हिस्सा फील्ड से बाहर निकल गया। जब वो हिस्सा फील्ड से बाहर निकल गया तो अब उसके साथ तो फील्ड एसोसिएटेड नहीं है, फील्ड तो केवल कहां तक दिख रही है तुम्हें, यहां तक, इसके बाहर तो फील्ड नहीं है। अब इसको धक्का मारा, ये एरिया बाहर, ये एरिया बाहर, तो एरिया घट गया। तो जिस एरिया के साथ फ्लक्स अभी भी बनी हुई है वो कम हो गया या ज्यादा, कम हो गया। अगर मैं बाहर से अंदर लाता तो एरिया बढ़ता चला जाता, अभी फिलहाल एरिया कम होता चला जाता। ठीक है, लिखो और बना दो। हाँ, एरिया बाहर निकल गया तो इसके अंदर से जो तीर आर पार जा रहे थे वो घट गए, और फ्लक्स घट गई मतलब क्या पैदा होगा, ये मैं बस लिखो। अब लेट ए कॉइल एज शोन, बना ये वाली लाइन मत बनाना, ये वाली लाइन मत। टाइम देखने के बाद और खत्म हो जाएगा आराम से। Let a coil as shown moves with velocity v perpendicular to, बेटा इसे मत बनाता, इसकी जरूरत थी, perpendicular to direction of magnetic field। फील्ड कैसे जा रही है कनिका, कशिश, फील्ड कैसे जा रही है, इनटू द पेज, फील्ड जा रही है इनटू द पेज, और आपने इसको कैसे पकड़ा हुआ है, परपेंडिकुलर। तो कॉइल इज हेल्ड परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड।
और मान लीजिए इसकी वेलोसिटी है 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, तो 1 सेकेंड में 2 सेंटीमीटर हिस्सा फील्ड से बाहर निकल जाएगा। ये इसका मतलब हुआ। फील्ड से बाहर निकलते ही पहले यहां तक पूरे में से इसके फील्ड लाइंस पास हो रही थी, अब यहां तक ही हो पाएंगे इतने एरिया में से, है ना। ये बच गया हमारा। लिखो, लेट अ कॉइल एज शोन मूव्स विद वेलोसिटी v परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर समझ में आ गया। आगे लिखो, लेट इट मूव बाय अ डिस्टेंस dx in time dt. Let it move by a distance dx in time dt. ठीक है, नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, डिक्रीज इन एरिया। भावना किसका डिक्रीज हो रहा है एरिया? कॉइल बेटा, कॉइल। डिक्रीज इन एरिया ऑफ द कॉइल इन फील्ड, which is linked with magnetic flux. आर्यन, इसमें हम दो ही शब्द ज्यादातर इस्तेमाल करते हैं, फ्लक्स लिंक्ड का या फ्लक्स एसोसिएटेड। तो जो फ्लक्स हमारे इस कॉइल के साथ पहले लिंक्ड थी, एसोसिएटेड थी, ये dx एरिया बाहर निकलने की वजह से एरिया घट गया, तो फ्लक्स भी घट गई। तो डिक्रीज इन एरिया ऑफ द कॉइल इन फील्ड विच इज लिंक्ड विद द मैग्नेटिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? dA इक्वल्स टू, यही एरिया तो बाहर गया, कितनी लेंथ है इसकी, तो कितना एरिया आ गया? L इंटू dx। माइनस सिर्फ इसलिए लगा रहा हूं क्योंकि एरिया घट गया, अंदर आएगा तो प्लस लिख दें। तो डिक्रीज हुआ इसलिए माइनस हुआ। आगे चलिए, डिक्रीज इन फ्लक्स, कुछ रह गया, डिक्रीज इन फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। अब जब एरिया घटा है तो फ्लक्स भी घटा होगा, एरिया घटा है तो फ्लक्स भी घटा होगा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है? BA। अब क्योंकि एरिया बदल रहा है तो DA लिख दिया। DA पहले निकाल चुके हो, इतना माइनस L इंटू dx। ठीक, आगे चलें। देर, अच्छा, इंड्यूस्ड EMF का फॉर्मूला बताइए। अब साइन के साथ बोलिए हर बार, माइनस डी फाई बाई डी, माइनस डी बाई डी टी ऑफ माइनस बी एल इंटू डी एक्स। नेगेटिव हट ही गया, b इंटू एल हट गया, और ये dx बाय dt क्या होता है? वेलोसिटी। तो ये फॉर्मूला बन गया BLV। अगर कोई कॉइल v वेलोसिटी से कॉइल के मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जा रही है या मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आ रही है, तो उसमें क्या जनरेट होगा? मोशनल EMF। उत्तर ये तो हो गया। मुझे ये बताएं, ये कॉइल बाहर जा रही है या नहीं जा रही है? जा रही है तो आपने क्या निकाल दिया, उसमें क्या पैदा हुआ? मोशनल EMF या करंट पैदा हुआ है। अब मुझे बताएं करंट की डायरेक्शन क्या है? अब मुझे बताएं करंट की डायरेक्शन क्या है? इज इट क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज? लेंज रूल कहता है जो भी कॉज है उसी को अपोज किया जाए। ये चीज ध्यान में लगाओ, राइट हैंड रूल लगाओ, इसमें तो परपेंडिकुलर करके लग जाएगा। मोशन उधर है, फील्ड इधर है, तो करंट आएगा ऊपर को तेरे हिसाब से। तो करंट तेरे हिसाब से ऐसे, राइट यूज किया ना सीधा, इसके हिसाब से ऐसे करंट आ रहा है। राघव साहब कह रहे हैं फील्ड अंदर को है, मोशन बाहर को है, तो करंट ऊपर को है। ऐसे कह रहे हैं, तो करंट ऊपर को आना चाहिए। और कोई तरीका? और कोई? आप इधर गए ना राइट साइड पर? हाँ बताएं।
चलो इसमें तो तुमने राइट हैंड रूल लगा लिया, मुद्दे पे आ जाओ। अभी मैंने आपको इसकी डायरेक्शन नहीं बताई, ये राघव ने बताई, मैंने नहीं। फिर से देखो, ये आपके एनसीईआरटी में कई सारे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ये मेरे पास एक एरिया है, इसको अंदर ले जा रहे हैं, एक ये मेरे पास एरिया है, इसको बाहर ले जा रहे हैं। अब बताओ इसमें करंट की डायरेक्शन क्या होगी, दोनों किस में क्लॉकवाइज है, किस में एंटी क्लॉकवाइज। अब तो आपका राइट हैंड रूल नहीं लगेगा। राइट हैंड रूल तभी लगता है जब तीन चीज़ें आपस में परपेंडिकुलर होती हैं। यहाँ कैसे दिखाओगे? लेंस रूल सबसे आसान है, राइट हैंड के चक्कर में पड़ो ही मत अभी फिलहाल के लिए, जहाँ जरूरत होगी मैं लगा लेता। क्या देखिए, हमने क्या पढ़ा कि कोई भी चीज़ बदलाव नहीं चाहती और वो बदलाव के अगेंस्ट एक्ट कर रही है। इसके साथ फिलहाल बहुत कम फ्लक्स लाइंस एसोसिएटेड हैं। जैसे ही आप अंदर लेकर इसको जाओगे, इसमें से और ज़्यादा तीर निकलने लगेंगे, फील्ड लाइंस इसके अंदर बढ़ जाएंगे। ये क्या कोशिश करेगा कि फील्ड लाइंस ना बढ़ें, फील्ड लाइंस ना बढ़ें। फिलहाल अगर इसको मैं अंदर लेकर गया तो फील्ड लाइन और ज़्यादा इसके अंदर से ऐसे जाएंगी, क्रॉस बना हुआ है तो फील्ड लाइन किधर हो जाएंगी, इसके अंदर से फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। ये अपोज करेगा, बोला ना मेरे अंदर से फील्ड लाइंस मत भेजो। तो ये कोशिश करेगा अपने अंदर ऐसा करंट पैदा करूं कि मेरी फील्ड लाइंस बाहर को निकले। मेरी फील्ड लाइंस कौन सी फील्ड लाइंस बाहर से कब से कौन से फेस से निकलती है? नॉर्थ पोल। अगर ये नॉर्थ पोल बनेगा तो कौन सी वाइज करंट आएगा? एंटी क्लॉक। इसमें एंटी क्लॉकवाइज करंट आएगा। और देख, ये बाहर निकल रहा है, अभी इसमें से बहुत सारी फील्ड लाइंस जा रही हैं। जब आप इसको बाहर निकालोगे तो फील्ड लाइंस कम हो जाएंगी। ये कहेगा कम क्यों कर रहे हो? तो ये अपनी फील्ड लाइन, अपना करंट ऐसा ही चलाएगा ताकि उस कमी को पूरा कर सके। अभी फील्ड लाइंस घट रही थी, ये कहता नहीं घटाऊंगा नहीं। फील्ड लाइंस अगर यूं जा रही है तो यूं ही जाती रहनी चाहिए। कौन से फेज से अंदर जाती है? साउथ पोल से। तो कौन सा वाइज करंट आ गया? क्लॉकवाइज। ठीक, अब की बार तुम बताना। बताओ जरा। पहले इधर वाले लड़के बता दें, फिर लड़के तुम्हारे हिसाब से साउथ। ठीक है, तुम बताओ। एंटी क्लॉक, लड़कियां करेंगे एंटी क्लॉक। सोच लो, जो भी चीज हो रही है उसको अपोज करना है। जब आप इसे अंदर लेकर जाएंगे तो इसके साथ फील्ड लाइंस बढ़ जाएंगी। फील्ड लाइन कहाँ को आ रही है? बाहर निकल के आ रही है फील्ड लाइंस। इसमें फील्ड लाइंस ऐसे आ रही है। अंदर जाओगे और फील्ड बढ़ेगी, और फील्ड बढ़ेगी, और फील्ड बढ़ेगी, और ज्यादा फील्ड लाइंस बाहर को आएंगी। अब ये अपना करंट जो है ऐसा बनाएगा ताकि फील्ड लाइन बाहर को ना आए और अंदर को जाए। फील्ड लाइंस कौन से फेज से अंदर जाती है? साउथ से। तो कौन सा वाइज करंट आएगा? ठीक बोल रहे थे आप, हालांकि तुक्का मारा इन्होंने, पर सही समझ के आगे सुन। अभी नहीं हो जाए, और देख लो, और देख लो, कोई बात। बाहर निकालो। फील्ड लाइंस किधर को आ रही है? बाहर को आ रही है। अगर आप इसे बाहर निकालोगे, अगर इसे बाहर निकालोगे तो फील्ड लाइंस घटेंगी। ये कह रहा है जब बाहर को निकल ही रही थी तो आप कम क्यों कर रहे हो? मैं भी अपनी फील्ड लाइंस इधर को ही निकालूंगा ताकि फील्ड लाइंस बनी रहे उतनी की उतनी, यानी चेंज को अपोज करेगा। तो फील्ड लाइंस ये भी बाहर को निकालेगा। कौन से पोल से निकलेंगे? नॉर्थ से। कौन सा वाइज करंट? एंटी क्लॉकवाइज। लेंस रूल लगाना हमेशा ही ऐसा। और एक लिखो जरा, ठीक है? दिवा सुन नहीं, इसमें डायरेक्शंस ही इंपॉर्टेंट हैं। एक और बताओ जो बता ही रहे हो।
ये मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड आ गई, एक कॉइल ये रही और एक कॉइल ये रही, ठीक है। एरिया इनका कुछ भी हो, किस केस में जब ये बाहर निकलेंगे तो इनके साथ क्या इंड्यूस होगा, ईएमएफ इंड्यूस आएगा, करंट आएगा। किस केस में करंट कांस्टेंट है, किस केस में करंट कांस्टेंट है, कांस्टेंट। जब मैग्नेट जल्दी ना करो, आज जो पढ़ के आया उसी से रिलेटेड पूछ रहा हूँ केवल। किस केस में करंट कांस्टेंट। देखिए ईएमएफ को चेंज करने के आपके पास कई तरीके आ गए, एन बी ए कॉस थीटा, ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो। अब जब आप बाहर निकाल रहे हो तो आप एरिया बदल रहे हो, घट रहा है एरिया। लेकिन जब ये बाहर निकलेगा, जब ये बाहर निकलेगा, मान लो इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, इसकी भी वेलोसिटी 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। जब रेक्टेंगल का एरिया निकलेगा तो 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बाहर, 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बाहर, 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बाहर। लेकिन जब ये सर्कुलर कॉइल बाहर निकलेगी 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बाहर, 1 सेंटीमीटर 1 सेकंड में बाहर, लेकिन ये एरिया और ये एरिया तो सेम नहीं है, जो बाहर निकल रहे हैं वो एरिया तो सेम नहीं है। तो इसमें फ्लक्स कुछ और बनेगी, इसमें फ्लक्स कुछ और चेंज होएगी, तो ईएमएफ भी कांस्टेंट नहीं आने वाला। यहाँ जो एरिया बाहर जा रहा है ये भी कांस्टेंट है, ये 1, मान लो इसकी लेंथ 2 है, तो इसका एरिया कितना हो गया 1 into 2। अगला एरिया कितना हो गया 1 into 2, अगला एरिया कितना हो गया 1 into 2। तो जो एरिया बाहर निकल रहा है, जिसके साथ फ्लक्स लगातार कम हो रही है, वो एरिया कांस्टेंट हो गया। जो बाहर निकल, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया dA/dt कैसा हो गया कांस्टेंट। तो फ्लक्स भी कांस्टेंट, कांस्टेंटली डिक्रीज करेगी तो ईएमएफ भी कांस्टेंट बनेगा। लेकिन यहाँ देखो, पहले कम एरिया बाहर निकला, अब थोड़ा ज्यादा निकला, अब और ज्यादा निकलेगा। तो जो बाहर निकल रहा है एरिया, जिसके साथ फ्लक्स लगातार घट रही है, वो कैसा है चेंज हो रहा है। एरिया अगर लगातार चेंज होगा तो ईएमएफ भी लगातार चेंज होगा, तो करंट भी लगातार चेंज होगा। तो ऐसा नहीं है कि एक सा ही करंट बनेगा, करंट अलग अलग बनेगा। समझ रहे हो बात को। ये कांस्टेंट एरिया बाहर निकलेगा और इसमें कांस्टेंट एरिया बाहर नहीं निकलेगा। हाँ बिल्कुल बोला। आगे लिखिएगा, टाइम हो जाए तो बता देना, मेरे पास घड़ी नहीं। हाँ मतलब 15 मिनट पढ़े, 32 हो गए। चलो परसों क्लास शाम को ही रहेगी, परसों क्लास शाम को ही रहेगी, ध्यान रखिएगा प्लीज।